हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है आज की क्लास में और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपकी CAIB ऑफिसर्स ऑन ट्रैक बैच के साथ। सो यहां पर दोस्तों हम आपके साथ जुड़ते हैं आपकी क्लासेस के साथ और आज हम लोग बात कर रहे हैं मॉड्यूल सी की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? मॉड्यूल सी। यहां पे बी लिखा हुआ है, सी मॉड्यूल सी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और मॉड्यूल सी में आज हम लोग क्या देखेंगे, जो भी हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको हम लोग कवर करेंगे। टाइप ऑफ क्रेडिट एंड प्रॉपर्टी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मेरा नाम है अरविंद सर। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर, या QR कोड को स्कैन करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी टाइप ऑफ बोरोवर्स की। तो कौन कौन सी बॉडीज ऐसी हैं या कौन कौन से लोग हैं जो बैंक से बोरिंग कर सकते हैं, हमने डिस्कस किया था। इंडिविजुअल भी बोरिंग कर सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म भी कर सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी बोरिंग कर सकती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनीज, स्टैचुरी, कॉर्पोरेशंस और ट्रस्ट। ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होते हैं, बोरोवर होते हैं जो बैंक से पैसा उधार लेते हैं। और हमने आपको यह भी बताया था कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर हैं इनके ऊपर क्या होता है, एप्लीकेबल लॉ होता है। जैसे इंडिविजुअल के ऊपर जो एप्लीकेबल लॉ है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। पार्टनरशिप फर्म के ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कस्टमरी लॉ पर्टेनिंग टू हिंदूज, यानी हिंदू से रिलेटेड जो भी लॉ होंगे जिसके तहत HUF काम करता है। कंपनीज के ऊपर कंपनी एक्ट 1956 और कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो स्टैचुरी कॉर्पोरेशंस, जिस एक्ट के तहत ये स्टैचुरी कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई है वही एक्ट लागू होता है। ट्रस्ट के ऊपर इंडियन ट्रस्ट एक्ट, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट और वक्फ एक्ट भी लागू होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू होता है। ठीक है दोस्तों, अब टाइप ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें तो हमने कल पढ़ा था या देखा था, दो प्रकार से बैंक उधार देता है, जो मुख्य दो तरीके हैं। एक होता है फंड बेस और एक होता है नॉन फंड बेस। जब हम फंड बेस की बात करते हैं, फंड बेस जो क्रेडिट होता है, इन फंड बेस्ड क्रेडिट देयर इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम बैंक टू कस्टमर और बोरोवर। तो यहां पर एक्चुअली जो हमारा बैंक है बोरोवर को पैसा ट्रांसफर करता है। वहीं जब हम नॉन फंड बेस की बात करते हैं तो नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट का मतलब क्या होता है, देयर इज नो ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, इसमें पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाता है। इसमें बैंक के द्वारा कमिटमेंट प्रोवाइड किया जाता है अपने क्लाइंट के बिहाफ पर। ठीक है, क्या प्रोवाइड किया था? कमिटमेंट, कि अगर फ्यूचर में जो भी क्लाइंट अगर वो डिफॉल्ट करता है तो उस पैसे को कौन पे करेगा? फिर बैंक। तो फ्यूचर ट्रांसफर ऑफ मनी यहां पे हो सकता है, बट किसको? बेनिफिशियरी को, बट तुरंत के तुरंत पैसा ट्रांसफर नहीं करना होता है। तो यहां पे जैसे एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल में क्या बताया गया है कि बैंक गारंटी इशूड इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट। तो सम एग्जांपल्स आल्सो आर हियर, सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें जो कि नॉन फंड बेस क्रेडिट के तौर पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, यहां पे बैंक लिमिट प्रोवाइड करता है, जैसे गारंटी, जैसे बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्टेंस बिल, एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट में यूज किए जाते हैं। अब कभी कभी क्रेडिट बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पे भी प्रोवाइड किया जाता है। तो क्रेडिट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द पर्पस, लाइक वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, एक्सपोर्ट फाइनेंस और क्रॉप लोन। ठीक है, सो बैंक ऑफन क्लासिफाई देयर क्रेडिट पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कस्टमर। कभी कस्टमर के आधार पे भी क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कॉर्पोरेट कस्टमर को क्रेडिट दिया गया, या रिटेल कस्टमर को दिया गया, एग्रीकल्चर कस्टमर को दिया गया, इंटरनेशनल और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। सो दीज आर द बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कस्टमर। अब अगर कोई भी बैंक क्रेडिट प्रोवाइड करता है तो क्रेडिट मैनेजमेंट के तहत कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, क्रेडिट प्रोवाइड करने के पहले बैंक की लोन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोन पॉलिसी। फिर हम बात करते हैं अप्रेजल की, यूज टू डिटरमाइन इफ द बोरोवर इज क्रेडिट वर्दी एंड कैन रीपे अ लोन।
अप्रेजल से सिर्फ हम यही पता करने की कोशिश करते हैं कि जिस बोरोवर को हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो बैंक का पैसा समय पर रीपे कर पाएगा, क्या उसने पहले अगर लोन लिया है तो उसको समय पर वापस किया, क्रेडिट वर्दीनेस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है डिलीवरी, फिर आता है कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। डिसबर्समेंट के बाद ही मॉनिटरिंग की जाती है टू मैनेज रिस्क एंड इंप्रूव द कैश फ्लो, इसके लिए हम मॉनिटरिंग करते हैं। रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी, द लीगल प्रोसेस बाय विच एन इंसॉल्वेंट is relieved of the legal implications of being an insolvent and restore to the legal status of the credit worthy consumer। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट होता है। सो इसमें हम अपने लॉसेस को मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, और बोरोवर्स के जो क्रेडिट रिस्क है उसको असेस करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट में होता है रीफाइनेंस। ऑल दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ क्रेडिट मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें प्रॉपर्टी सेक्टर लेंडिंग की, तो प्रॉपर्टी सेक्टर लेंडिंग में टोटल 8 कैटेगरीज होती हैं, यानी इन कैटेगरीज को प्रॉपर्टी सेक्टर के तौर पे रखा गया है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो, चाहे वो एक्सपोर्ट क्रेडिट हो, एजुकेशन हो, हाउसिंग लोन हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स। ठीक है, अब यहां पे जो भी हम प्रॉपर्टी सेक्टर लेंडिंग से डिस्कस करेंगे वो अपडेटेड करेंगे। अपडेटेड का मतलब है 1 अप्रैल 2025 की गाइडलाइन के आधार पे, 1 अप्रैल 2025 की गाइडलाइंस के आधार पे। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है वो कहां पे किया गया, हाउसिंग फाइनेंस में। कहां पे चेंज किया गया, हाउसिंग फाइनेंस में। तो जब हम हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं तो पहले जो हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता था वो मेट्रोपॉलिटन सिटी और नॉन मेट्रो सिटी के आधार पे, नॉन मेट्रो सिटी के आधार पे डिवाइड किया गया था। लेकिन अगर अब हम बात करें तो अब हमारा जो हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो अब हमारा हाउसिंग फाइनेंस किसके आधार पे जारी किया जाता है, पॉपुलेशन। किसके आधार पे, पॉपुलेशन के आधार पे। और यहां पे 3 कैटेगरी रखी गई है। पहला, ऐसे सेंटर जहां पे जनसंख्या 50 लाख से ज्यादा है। तो ऐसे सेंटर जहां पे जनसंख्या 50 लाख से ज्यादा है वहां 50 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा हाउसिंग फाइनेंस के तहत। लेकिन जो हमारी ड्वेलिंग यूनिट है उसकी कॉस्ट लगभग 63 लाख होनी चाहिए। अब ऐसे सेंटर जहां पे 10 लाख से 50 लाख की पॉपुलेशन है वहां 45 लाख रुपीस तक का लोन मिल जाएगा, बट ड्वेलिंग यूनिट की कॉस्ट 57 लाख होनी चाहिए। और फिर सेंटर्स जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से कम है वहां 35 लाख रुपीस तक का लोन मिल जाएगा, बट ड्वेलिंग यूनिट की कॉस्ट 44 लाख होनी चाहिए। तो अब 50 लाख का लोन आपको 50 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहरों में, 10 से 50 लाख की जनसंख्या जहां पे है वहां 45 लाख, और जहां 10 लाख से कम की जनसंख्या वहां 35 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। अब एजुकेशन लोन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, एजुकेशन लोन की, तो एजुकेशन लोन में भी चेंज किया गया है। पहले बिफोर यानी पहले जो गाइडलाइंस थी वहां पे एजुकेशन लोन में अप टू 20 लाख रुपीस तक का लोन प्रोवाइड किया जाता था अंडर पीएसएल। बट अब 2025 1 अप्रैल 2025 से गाइडलाइंस को रिवाइज कर दिया गया है और लोन टू इंडिविजुअल फॉर एजुकेशनल पर्पस इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज नॉट एक्सीडिंग ₹25 लाख विल बी कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर द प्रॉपर्टी सेक्टर क्लासिफिकेशन। तो जो पहले लिमिट 20 लाख की दी गई थी अब इसको इंक्रीज करके कितनी कर दी गई है, 25 लाख। यानी पीएसएल की जो नई गाइडलाइन के तहत अब हमें फाइनेंस करना होगा, मतलब हम फाइनेंस ले पाएंगे एजुकेशन लोन को अगर पीएसएल के तहत काउंट कराना है या पीएसएल के तहत हमें डिस्कस करना है तो वो लिमिट 25 लाख है। ठीक है दोस्तों, फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट की बात करें तो एक्सपोर्ट क्रेडिट बाय द डोमेस्टिक बैंक इज नॉट ट्रीटेड एज फाइनेंस टू द प्रॉपर्टी सेक्टर। लेकिन अब अगर एग्रीकल्चर किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्सपोर्ट और एमएसई से रिलेटेड एक्सपोर्ट अगर किया जाता है तो वो पीएसएल में काउंट होगा, ठीक है दोस्तों। सो बट एक्सपोर्ट क्रेडिट बाय द फॉरेन बैंक्स, जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं अगर वो एक्सपोर्ट को क्रेडिट करते हैं तो वो प्रॉपर्टी सेक्टर का काउंट होता है। यानी ऐसे फॉरेन बैंक जिनके पास 20 से कम ब्रांचेस हैं उनके लिए 32% का टारगेट सिर्फ एक्सपोर्ट क्रेडिट में ही दिया गया है। 8 किसी और सेक्टर में दे दें बट 32% को एक्सपोर्ट क्रेडिट में ही फाइनेंस करना है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो ऑल बैंक लोन टू एमएसएमई शेल क्वालिफाई फॉर क्लासिफिकेशन अंडर पीएसएल। तो जो भी बैंक
एमएसएमई को लोन देंगे वो पीएसएल के तहत काउंट होगा। और यहां पे सब टारगेट भी दिया गया है, सब टारगेट सभी बैंक को लिए दिया गया है कि जितने भी बैंक अगर एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई में 7.5% ऑफ एएनबीसी इनको प्रोवाइड करना है ना, अंडर पीएसएल टारगेट। किसको? एमएसएमई सेक्टर को। ठीक, अब एमएसएमई के तहत अगर कोई 50 करोड़ रुपए तक प्रोवाइड किया जाएगा, यानी लोन अप टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप that conform to the definition of MSME shall also be eligible to the classify under this category। तो प्रॉटी सेक्टर लेंडिंग के तहत याद रखिएगा सभी लोग, अगर स्टार्टअप को जो पैसा दिया जा रहा है, स्टार्टअप को जो पैसा दिया जा रहा है किसी भी सेक्टर का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो एमएसई का हो, और चाहे वो रिटेल का हो। ठीक है दोस्तों, यहां पे जो लिमिट है वो 50 करोड़ की ही है। कितनी है? 50 करोड़ की लिमिट ही दी गई है। ठीक है दोस्तों, डन है। टारगेट फॉर प्रॉटी सेक्टर लेंडिंग, सो द टारगेट एंड सब टारगेट सेट अंडर द प्रॉटी सेक्टर लेंडिंग फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया आर फर्निश्ड। तो जो भी बैंक भारत में व्यापार कर रहे हैं, जो भी बैंक भारत में क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं, उनको प्रॉटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट और सब टारगेट दोनों ही असाइन किए गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनको लेंडिंग करनी होगी। ठीक है दोस्तों, किस आधार पे असाइन किए गए हैं टारगेट ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले टोटल प्रॉटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट किन के लिए? डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक जिनके पास 20 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, इनको टारगेट दिया गया 40% ऑफ एएनबीसी। एएनबीसी का 40% इनको टोटल प्रॉटी सेक्टर में देना है। ऐसे बैंक जो फॉरेन बैंक जिनके पास 20 से कम ब्रांचेस हैं, इनको भी 40% का ही टारगेट दिया गया, तो इनको भी 40% का टारगेट अचीव करना है। रीजनल रूरल बैंक्स को जो टारगेट दिया गया वो 75% इनको किसमें देना है दोस्तों? प्रॉटी सेक्टर में। स्मॉल फाइनेंस बैंक को पहले 75% टारगेट अचीव करना था, बट अब इसको क्या कर दिया गया? रिवाइज्ड। क्या कर दिया गया? रिवाइज्ड। और अब इनको भी 60% टारगेट अचीव करना होगा। इनका टोटल टारगेट कितना हो गया है? 60% ऑफ एएनबीसी। ठीक है दोस्तों, अब सब टारगेट में सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए 18% है। फॉरेन बैंक जिनके पास 20 से कम ब्रांचेस, उनके ऊपर सब टारगेट एप्लीकेबल नहीं है। रीजनल रूरल बैंक के लिए भी टारगेट 18% है और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी टारगेट कितना है? 18% है। ठीक है दोस्तों, माइक्रो एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो इसके लिए 7.5%, 7.5% और 7.5%। देयर इज नो चेंज, ऑल थ्री कैटेगरीज इनको हम छोड़ दें सब टारगेट में, तो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक को भी 7.5%, रीजनल रूरल बैंक को भी 7.5% और स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी 7.5% का टारगेट अचीव करना है। ठीक है, अब एक और रह जाता है एडवांस टू वीकर सेक्शन। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, एडवांस टू वीकर सेक्शन यानी जो कमजोर वर्ग हैं, इनके लिए टारगेट शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए 12% है। कितना है दोस्तों? 12% यानी 12%। ठीक है दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा होगा ये कलर चेंज कर लेते हैं। तो इनके लिए जो टारगेट है वो कितना है? 12%। दिखाई दे रहा है 12%। ठीक है, इनके लिए जो टारगेट है वो कितना है? 12%। ठीक, और रीजनल रूरल बैंक के लिए टारगेट है 15%। कितना है दोस्तों? 15% यानी 15%। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी 12% है। तो ये टारगेट और सब टारगेट याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी किसके तहत इंक्लूड कर लिया गया? प्रॉटी सेक्टर लेंडिंग के तहत। तो जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, इनको टोटल प्रॉटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट दिया गया 60%। कितना? इनको भी 60%। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनका जो टारगेट है वो कितना है दोस्तों? 60%। इन दोनों को टोटल प्रॉटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट 60% दिया गया है। ठीक है, अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को माइक्रो एंटरप्राइजेस का टारगेट यानी सब टारगेट है 7.5% और एग्रीकल्चर का टारगेट है 12%, वीकर सेक्शन का टारगेट है 12%। ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। अगर आप ऐसे ही सिस्टमेटिक तरीके से अपने सभी कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग तरीके से कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे CAIB महापैक के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं।
6 मंथ महापैक 3499, 12 मंथ महापैक 4999 और 24 मंथ महापैक 6999 में आपके लिए अवेलेबल है। महापैक में कंपलसरी पेपर के साथ आपके इलेक्टिव पेपर भी कवर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ CAIB फाउंडेशन 2.0 बैच भी आपके लिए अवेलेबल है और ये रेगुलर प्लान 2499 और प्रो प्लान आपका 2999 रुपए में आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, नाउ समर्थ 2.0 आरबी ग्रेड बी बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप में से कोई भी आरबी ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल।